हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। आप अपने लक्ष्य की ओर सदा अग्रसर होते रहे और लक्ष्य को जल्दी से हासिल कर ले और अपने मुकाम को जल्दी से पा करके और जीवन में अपने सुख समृद्धि के साथ अपने जीवन का विकास करते रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज नया टॉपिक को डील करते हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और टेस्ट कौन कौन से यूज किए जाते हैं, तो उनको इजी वे में आपको समझाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो टुडे डिस्कस करते हैं कि टेस्ट ऑफ द हियरिंग लॉस। सबसे पहले तो हियरिंग लॉस का मतलब क्या होता है। हियरिंग लॉस का मतलब होता है कि जब आपको सुनाई देना बंद हो जाता है, हियरिंग में कोई आपके डिस्टरबेंसेज हो जाता है या आपकी इनेबिलिटी हो जाती है हियरिंग में, जिसमें आप प्रॉपर वे में आपकी हियरिंग होती है वो हियरिंग होगी वो उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी या आपकी हियरिंग में कोई डिस्टरबेंस या इनेबिलिटी देखने को मिलती है तो उस चीज को कहा जाता है कि आपको हियरिंग लॉस है। हियरिंग लॉस का मतलब होता है कि कानों से सुनना बंद हो जाए तो उसे हियरिंग लॉस कहते हैं, जबकि आंखों से दिखना बंद हो जाए तो उसे ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। अब हियरिंग लॉस होती है, हियरिंग लॉस आपकी मेनली होती है तो टू टाइप्स की देखने को मिलती है, लेकिन अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो चार टाइप्स की हो सकती है। और फर्स्ट टाइप में जो आपकी हियरिंग लॉस होती है उसका नाम होता है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस का पहले थोड़ा सा अपन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हियरिंग लॉस का जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा। तो हियरिंग लॉस का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें फर्स्ट नंबर पे आती है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, जिसे CHL कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के नाम से जाना जाता है। सेकंड वन पे आती है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को जाना SNHL सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। थर्ड नंबर पे आती है वो मिक्स टाइप की हो सकती है, जिसमें आपका सेंसरी भी होगा और आपकी जो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस दोनों टाइप के मिल सकते हैं। और लास्ट में आती है वो सेंट्रल हियरिंग लॉस, सेंट्रल हियरिंग लॉस। अब इसमें देखते हैं कि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या होता है। इसमें अगर कोई आपकी इनर ईयर या सॉरी जो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा, और कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में आपको मेनली अगर कोई आउटर ईयर की या मिडिल ईयर की कोई प्रॉब्लम्स होती है, उनकी कोई डिजीज होती है, तो उसमें जो हियरिंग लॉस देखने को मिलता है तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा मेनली आपकी आउटर ईयर या इन मिडिल ईयर की अगर कोई डिजीज होती है तो उसमें मेनली जो देखने को मिलेगा कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा। और अगर इनर ईयर की डिजीज में कोई अगर अफेक्टेड होता है, इनर ईयर की डिजीज में आपको देखने को मिलेगा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। मिक्स टाइप का होता है, मतलब जिसमें सेंसरी भी होगा और आपका कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, दोनों टाइप का अगर हियरिंग लॉस देखने को मिलता है एक पर्सन में तो उसे सेंसरी न्यूरल या मिक्स टाइप का कहते हैं। जबकि सेंट्रल हियरिंग लॉस का मतलब होता है जो आपका जो सेंट्रल होता है या फिर आपका अगर ऑडिटरी लोब होता है जो कि टेम्पोरल लोब में पाया जाता है। ऑडिटरी लोब और ऑडिटरी जहां पर आप ऑडियंस का यानी कि मतलब ऑडिटरी कोई भी हियरिंग से संबंधित जो भी आपको सूचनाएं होती है और उनसे जो डील करता है वो टेम्पोरल लोब होता है। तो अगर टेम्पोरल लोब में अगर कोई दिक्कत या परेशानी या आपका बात कहूं कि अगर कोई हेड में या ब्रेन में कोई इंजरी हुई है और उसकी वजह से जो लॉस देखने को मिलता है उसे सेंट्रल हियरिंग लॉस के नाम से जानते हैं। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा आउटर ईयर और आपकी मिडिल ईयर की डिजीज में देखने को मिलता है, जिसमें सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस होगा वो आपकी इनर ईयर की डिजीज में देखने को मिलेगा। और इनर ईयर की जो डिजीज होती है वो कौन कौन सी होती है कमेंट करके बताइएगा। मिक्स टाइप में आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी देखने को मिलेगा, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। और सेंट्रल हियरिंग लॉस में अगर आपकी ऑडिटरी लॉब यानी कि जो टेम्पोरल लॉब होता है और टेम्पोरल लॉब जहां पर आपका ओडीएच यानी ईएनटी, और ईएनटी का मतलब होता है ईयर और नोज से जो भी आपका जो इंफॉर्मेशन जाती है वो आपकी टेम्पोरल लॉब में जाती है। ऑक्सीपिटल लॉब में पाया जाता है आपका
विजुअल जो भी पोर्शन होता है, विजुअल लोब होता या विजन से रिलेटेड होता है, ऑक्सीपिटल होता है, ईएनटी मतलब ईयर से और नोज से जो भी आपकी ऑडिटरी लॉब और ऑल्फैक्टरी लॉब ये पाए जाते हैं आपके टेम्पोरल लॉब में, जबकि जो बाकी के आपके जो भी होते हैं लॉब या वो फ्रंटल में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका हियरिंग लॉस का आपने क्लासिफिकेशन देख लिया है कि हियरिंग लॉस में आउटर में अगर कोई डिजीज होती है, जो आउटर ईयर होता है, आउटर कैनाल होती है, वो एच शेप की होती है, मिडिल ईयर होगी। और मिडिल ईयर यानी कि अगर मैं आपको समझाने के लिए, आपका ईयर हो गया, ईयर की ये हेलिक्स हो गई, यहाँ से जब अंदर चलते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको नजारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद में ये आपका कुछ ऐसा नजारा अगर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ओवल विंडो होगी और ओवल विंडो के बाद में जब चलोगे अंदर तो यहाँ पर आपका एंडोलिम्फ होता है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई, और यहाँ पर कोक्लिया पाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये आपका आउटर ईयर हो गया, यानी कि हेलिक्स, ये आपका आउटर ईयर का पार्ट होता है। हेलिक्स हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला होता है पिन्ना होता है, हेलिक्स होता है। और यहाँ पर ये ईयर कैनाल है, आउटर ईयर है, आउटर ईयर हो गया, ये आपकी पाई जाती है टिम्पैनिक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब, और यूस्टेकियन ट्यूब होती है मिडिल ईयर और फेरिंग्स को जोड़ने का काम करती है, जो कि आपके मिडिल ईयर का जो प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने का काम करेगी। और मिडिल ईयर और आपकी इनर ईयर को जोड़ने का काम करती है। ओवल विंडो नाम दिया गया है इसको, यानी ओवल विंडो होती है मिडिल ईयर और एक्सटर्नली मिडिल ईयर और आपका इनर ईयर को जोड़ने का काम करेगी। सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, कोक्लिया पाया जाता है, इनर ईयर में पाया जाता है, इसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। और अगर एंडोलिम्फ का सिक्रेशन ज्यादा होने लग जाता है तो उसमें एक डिजीज डेवलप हो जाती है जिसे मेनार्ड डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या होता है, और बात पूछी जाती है कि मेनार्ड डिजीज, और मेनार्ड डिजीज में क्या होता है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको पर्सन को इंजरी से या सेफ्टी प्रोवाइडेड करवानी होती है, क्योंकि मैनरिज्म में क्या होता है, एंडोलिम्फ का प्रेशर बढ़ता है, और जब एंडोलिम्फ का प्रेशर होता है तो पर्सन को गोल गोल चक्कर की तरह घूमकर वो कहीं भी चक्कर खाकर गिर सकता है। तो उसमें प्रायोरिटी की बात आती है, तो उसका सेफ्टी मैनेजमेंट की बात आएगी। और इसमें जो मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर में आपकी 3 हड्डियां पाई जाती है जो कान में पाई जाती है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। तो यहाँ पर आपकी 3 हड्डियां मैं बना देता हूं, मैलियस, इनकस एंड आपकी जो एनविल शेप की होती है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। ये हो गई मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस नाम की 3 हड्डियां होती है। सबसे छोटी जो बोन होती है वो कान के अंदर पाई जाती है, मिडिल ईयर के अंदर पाई जाती है, स्टेपिस इसको नाम दिया गया है। जबकि आपकी जो मैलियस, इनकस होगी और स्टेपिस, ये 3 कान की हड्डियां होती है, दोनों कानों में पाई जाती है, पेयर्स में होती है, यानी मतलब 3 इधर तो 3 इधर, यानी कि 6 टोटल 6 हड्डियां हो गई आपके कान में। सबसे छोटी होती है स्टेपिस होती है, और सबसे छोटी मसल पाई जाती है इसके ऊपर, इससे जो अटैच होगी सबसे छोटी मसल, और उसे स्टेपेडियस मसल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कुछ ईयर का अंदर का माहौल ऐसा कुछ देखने को मिला है, एक कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन कर दिया है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो मेन ऑर्गन होता है हियरिंग का, तो मेन ऑर्गन होता है हियरिंग का, उसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के नाम से जाना जाता है, जो आपका कोक्लिया में पाया जाता है। और कोक्लिया क्या करता है, इसमें इनर ईयर और इनर ईयर में 2 चीजें पाई जाती है। फर्स्ट होता है कोक्लिया, और कोक्लिया मेनली वर्क करता है आपका हियरिंग का। जबकि बात करूं कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है, और ये मेनली वर्क करती है बैलेंस का, यानी कि बॉडी बैलेंस की बात करें तो बॉडी 2 तरीके से बैलेंस किया जाता है बॉडी का। फर्स्ट वन करता है आपका सेरिबेलम, जो कि मेनली कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और दूसरा होता है आपका कि सेमी सर्कुलर कैनाल, जो कि इनर ईयर में पाई जाती है, ये भी में बैलेंस का काम करती है। अगर पूछा जाए कि आपके बॉडी में ऐसे कौन से 2 ऑर्गन है जो कि आपका बॉडी बैलेंस का काम करते हैं, तो फर्स्ट पे आएगा सेरिबेलम। अगर आंसर में आपको सेरिबेलम और सेमी सर्कुलर कैनाल दोनों देखने को मिलती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको
सेरिबेलम को देना है। जबकि अगर सेकंड प्रायोरिटी की बात पूछा जाए उस क्वेश्चन में कि जहां पर आपका सेरिबेलम ऑप्शन में ना हो, तो वहां पर आपका आंसर जाएगा कि सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, वो आपका बैलेंस का काम करती है। तो यहाँ पर जो मेनली ऑर्गन होता है हियरिंग का ऑर्गन ऑफ क्वालिटी, ऑर्गन ऑफ क्वालिटी होता है वो मेनली ऑर्गन ऑफ क्वालिटी होता है। इसका मेनली फंक्शन होता है हियरिंग का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मेनली ऑर्गन ऑफ द हियरिंग, तो वहां पर सेमी सर्कुलर कैनाल हो, कोक्लिया हो, ऑर्गन ऑफ क्वालिटी हो, तो उसमें आंसर आपको हमेशा ऑर्गन ऑफ क्वालिटी को ही देना होता है, जो मेन ऑर्गन होता है और आपका कोक्लिया में पाया जाता है। अब जब कोक्लिया ऑप्शन में ऑर्गन ऑफ क्वालिटी ऑप्शन में नहीं आए, तो उसका आंसर आपको कोक्लिया देने का होता है। तो इस तरीके से अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिया है इसका। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन कौन से आपको हियरिंग लॉस के जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं हियरिंग लॉस के लिए। तो हियरिंग लॉस के लिए मेनली दो टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट टेस्ट होता है आपका रीने टेस्ट एंड वेबर टेस्ट। सेकंड नंबर पे वेबर टेस्ट होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा रेने टेस्ट होगा। तो रेने टेस्ट क्या होता है, इसमें आपको इसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है और इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है टर्निंग फॉर्क। टर्निंग फॉर्क एक इंस्ट्रूमेंट है और टर्निंग फॉर्क क्या होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसकी क्या काम में आता है। इंस्ट्रूमेंट होता है टर्निंग फॉर्क नामक 512 हर्ट्ज का ये इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, जो कि आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के बारे में बताता है। यानी कि बात करते हैं सबसे पहले कि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस रेने टेस्ट। रेने टेस्ट और रेने टेस्ट में क्या होता है, मेनली आपका कंडक्टिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलती है। कंडक्ट रेने टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का पता नहीं लग सकता है रेने टेस्ट के द्वारा। तो रेने टेस्ट में क्या होता है, यानी कि जो एसी मेनली जो आपका एयर कंडक्शन होता है वो मोर देन एसी इज मोर देन बीसी, यानी कि अगर आपकी एसी है वो बीसी से ज्यादा है, यानी एयर कंडक्शन होता है वो मेनली या नॉर्मली की मैं बात करूं कि जो एयर कंडक्शन होगा वो बोन कंडक्शन से ज्यादा होता है। यानी कि जो आवाज आपके एयर के थ्रू जाती है वो आपकी बोन कंडक्शन की तुलना में ज्यादा होती है, यानी एयर कंडक्शन इज मोर देन बीसी कंडक्शन। लेकिन बात करें कि अगर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा तो बीसी मोर देन एसी, यानी कि जो बीसी होगी बोन कंडक्शन होगा वो एयर कंडक्शन से ज्यादा हो रहा है, तो उसमें आपको डिजीज देखने को मिलती है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। सीएचएल और सीएचएल का मतलब होता है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में बीसी होता है बोन कंडक्शन होगा, यानी कि जब आप टर्निंग फोर्क को यहाँ पर आपके मैस्टोइड प्रोसेस पे बिहाइंड द ईयर रखोगे तो उसमें जो एयर कंडक्शन होगा, एयर के थ्रू जो आपका साउंड जाएगा उससे पहले आपका बोन से अगर साउंड जा रहा है तो उसमें क्या था, जो आपका एम्प्लीफिकेशन था, जो साउंड का एकोमोडेशन हो रहा था, यानी साउंड की जो आपके एक जगह से दूसरे जगह जा रही थी वॉइस के थ्रू या आपकी एयर के थ्रू, उसको कम हो गया है और बोन का कंडक्शन है वो उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर बीसी मोर देन एसी देखने को मिलता है तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। लेकिन रेने टेस्ट से आपके सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का पता नहीं लगता है, क्योंकि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में भी क्या देखने को मिलेगा, एसी इज मोर देन बीसी, यानी कि जो नॉर्मल में देखने को मिलता है अगर किसी पर्सन को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है यानी इनर ईयर की कोई डिजीज है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अगर किसी पर्सन को देखने को मिलता है तो उसमें भी आपका एसी होता है वो मोर देन बीसी देखने को मिलेगा, यानी एयर कंडक्शन होता है वो मोर देन बोन कंडक्शन से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप रेने टेस्ट से सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, यानी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा तो उसके लिए आपको अलग से एक टेस्ट करना पड़ेगा। और जब छोटा भाई काम नहीं करता है तो मैदान में बड़े भाई को उतरना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका बड़ा भाई आ चुका है वेबर टेस्ट।
वेबर टेस्ट, और वेबर टेस्ट से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि पर्सन को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है या फिर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। तो उसमें वेबर टेस्ट, और वेबर टेस्ट में क्या करते हैं, टर्निंग फोर्क लेते हैं, और टर्निंग फोर्क में इसमें क्या होगा, अगर पर्सन में, अगर नॉर्मल पर्सन या हेल्दी पर्सन है जिसमें किसी तरीके का हियरिंग लॉस नहीं है दोनों ईयर में, तो जो साउंड होगी वो लैटरलाइज नहीं होगी। मान लीजिए कुछ देर के लिए आप टर्निंग फोर्क, और टर्निंग फोर्क होता है, वो आपको दिखाने की मैं कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको देखने को मिले, अगर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है तो उसे टर्निंग टर्निंग फोर्क के नाम से जाना जाता है। और मेनली 512 हर्ट्ज की इसमें जो इंटेंसिटी होती है 512 हर्ट्ज का इसमें यूज किया जाएगा। टर्निंग फोर्क कुछ इस तरीके का होता है जिसमें आपका त्रिशूल की तरह यहाँ पर दो यू शेप की एक आकृति होती है, उसके नीचे एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए। तो जब भी आप टर्निंग फोर्क करोगे या वेबर टेस्ट करोगे तो वेबर टेस्ट के दौरान क्या करना है, आपको टर्निंग फोर्क होता है उसको वाइब्रेट करना होता है, और वाइब्रेट करके उसको आपका फ्रंटल या फिर मिड लाइन पे यहाँ पर जब उसको रखोगे तो अगर आपकी साउंड है वो किसी भी साइड में लैटरलाइज नहीं हो रही है, लैटरलाइज का मतलब होता है कि किसी भी साइड में यानी राइट और लेफ्ट ईयर में किसी भी तरीके में लैटरलाइज नहीं है, यानी किसी भी एरिया में आपको ज्यादा सुनाई नहीं दे रही है, दोनों कानों में अगर साउंड बराबर आ रही है तो उसे कहते हैं कि साउंड है वो लैटरलाइज नहीं हुई है। और साउंड का लैटरलाइज नहीं होना यानी मतलब नो लैटरलाइजेशन ऑफ साउंड, तो ये नॉर्मल होगा कि अगर आपको लैटरलाइजेशन देखने को नहीं मिला है, अगर साउंड होगी वो लैटरलाइज नहीं हुई है, दोनों कानों में सेम आ रही है, तो ये नॉर्मल पर्सन की निशानी है। तुम्हारे और हमारे कान में जब भी आप टर्निंग फोर करोगे तो नॉर्मल होगा, और नॉर्मल होगा तो उसमें साउंड होगी वो लैटरलाइज नहीं होती है। लेकिन मान लो कि साउंड लैटरलाइज होने लग जाती है, डिजीज या अफेक्टेड ईयर, साउंड लैटरलाइजेशन इन डिजीज ईयर, अगर आपका जो डिजीज ईयर था यानी जो कान में दिक्कत थी और उस साइड में अगर साउंड का ट्रांसमिशन हो जाता है या साउंड का लैटरलाइजेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं कि इसमें कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है यानी CHL है। और CHL में जब भी आप टर्निंग फोर्क यूज करोगे मिड लाइन पे आपको रखना है या फ्रंटल लाइन पे जब भी इसको रखोगे तो इसमें क्या होगा कि साउंड, अगर आपको कंडक्टिंग हियरिंग लॉस था यानी कि आपको आउटर ईयर और मिडिल ईयर की कोई डिजीज थी, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस था, तो उसमें आपका जो भी अफेक्टेड ईयर होगा, मान लीजिए मेरा अगर राइट कान में दिक्कत थी तो या मेरे राइट कान में कंडक्टिंग हियरिंग लॉस था, तो जैसे ही मैंने टर्निंग फोर्क को यहां रखा उसके बाद में साउंड अगर आपकी लैटरलाइज हो जाती है डिजीज ईयर की तरफ, अफेक्टेड ईयर की तरफ, तो उसमें कंडक्टिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। और अगर बात करूं कि अगर हेल्दी ईयर की तरफ साउंड लैटरलाइजेशन हो रही है, साउंड अगर लैटरलाइजेशन हो रही है ऑन या साउंड लैटरलाइजेशन इन हेल्दी ईयर, अगर आपका जो सही कान था उस साइड में आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है, हेल्दी ईयर में की साइड आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है या उस साइड में आपकी साउंड लैटरलाइज हुई है तो उसको कहेंगे कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब दोनों टेस्ट को एक साथ समझ लेते हैं कि रेने टेस्ट क्या होता है। रेने टेस्ट का मतलब होता है कि जो एयर कंडक्शन होगा, एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज्यादा होता है, नॉर्मली होता है AC इज मोर देन BC, लेकिन अगर BC मोर देन AC हो जाए तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस या CHL को दर्शाता है, जिसमें क्या होगा जब भी अपन टर्निंग फोर्क यूज करेंगे और टर्निंग फोर्क को यूज करते हैं तो जब भी इसको मैस्टोइड बोन पर रखा जाता है, जहां पर मैस्टोइड प्रोसेस होती है, मैस्टोइड बोन पर रखेंगे, और अगर आपका कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या होगा, जो एयर के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा था
साउंड का वो कम होगा और बोन के थ्रू जो ट्रांसमिशन था वो बढ़ जाएगा, यानी AC की जगह अगर BC ज्यादा आ जाता है, BC मोर देन AC, तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। लेकिन रेने टेस्ट से जब भी आप रेने टेस्ट करोगे तो अगर किसी पर्सन को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो उसके बारे में पता नहीं लगता है, इसलिए आपको बड़े टेस्ट की यानी कि वेबर टेस्ट की आपको आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें रेने टेस्ट में, वेबर टेस्ट में ये यानी जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा उसमें भी AC मोर देन BC आता है, यानी एयर कंडक्शन होगा वो बोन कंडक्शन से ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में आपकी बाहर वाली की कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें जो परेशानी थी अंदर वाली से थी, और अंदर वाली से जो परेशानी होती है वो बहुत डेंजर होती है, जो अच्छों से जल्दी सी पकड़ में नहीं आती है, वो जिसके लिए एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है अंदर वाली परेशानी को पकड़ने के लिए। तो उसमें AC होगा वो मोर देन BC होता है, यानी एयर कंडक्शन होगा बोन कंडक्शन से ज्यादा है, और नॉर्मल में भी क्या होता है एयर कंडक्शन मोर देन बोन कंडक्शन, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का उसमें पता नहीं लगता है। लेकिन बात करें कि वेबर टेस्ट में भी क्या करते हैं, वही टर्निंग फोर्क यूज करेंगे और उसको मिड लाइन या आपके मिड लाइन या बीच में आपकी जो फ्रंटल बोन होती है वहां पर टर्निंग फोर्क को आपको वाइब्रेट करके रखना होता है, और जब वाइब्रेट करके टर्निंग फोर्क को आपका फ्रंटल लोब पर यहाँ पर रखा जाता है फ्रंट में, तो जो आपका अगर साउंड का नॉर्मली पर्सन होगा, तुम्हारे और मेरे कान की अगर चेकिंग होगी तो उसमें साउंड का लेटरलाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि आपका जो हेल्दी ईयर है, दोनों कान है बिल्कुल एकदम है, कहते हैं ना कि मोर के जैसे कान होने चाहिए, तो आपके कान अगर मोर के जैसे हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट है तो साउंड का लेटरलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन मैं बात करूं कि किसी पर्सन को राइट साइड में या राइट ईयर में कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है तो उसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने टर्निंग फोर्क को वाइब्रेट करके यहां पर रखा तो उसमें जो साउंड का लेटरलाइजेशन था वो आपका डिजीज ईयर की तरफ होने लग जाता है। अगर किसी पर्सन को कान में जिसमें दिक्कत है उसी कान में अगर आवाजें ज्यादा आ जाती है, जूजू की आवाजें आती है, सूसू की आवाजें आती है, घंटी बजने की आवाजें आती है, यानी कि जिस साइड में आपने टर्निंग फोर्क रखा और अफेक्टेड ईयर में आपकी आवाज ज्यादा आती है, यानी कि साउंड थी वो इधर की साइड ना जा करके आपकी जो अफेक्टेड ईयर था उस साइड में साउंड का लेटरलाइजेशन हो गया, तो उसे कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं बात करूं कि जिसमें अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में नॉर्मल या हेल्दी ईयर की तरफ साउंड लेटरलाइजेशन करेगी। देखिए जैसे मैंने टर्निंग फोर्क यहां पर रखा और अब की बार आपकी दिक्कत थी लेफ्ट ईयर में, और लेफ्ट ईयर में आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस था, तो यहां पर क्या होगा, साउंड होगी वो आपके लेफ्ट ईयर की तरफ ट्रांसमिशन हो जाएगी या लेटरलाइजेशन हो जाएगा साउंड का। अगर साउंड नॉर्मल या हेल्दी ईयर की तरफ अगर ट्रांसमिशन या उसका लेटरलाइजेशन हो जाता है तो इसे कहा जाता है आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगर साउंड लेटरलाइजेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके से दोनों कानों में बराबर आवाज आ रही है, तो उसे कहेंगे कि आपका नॉर्मल ईयर है। और अगर किसी अफेक्टेड ईयर में आवाज ज्यादा आ रही है, जिस कान में दिक्कत थी उस कान में ही आपको ज्यादा आवाज आ रही है, तो उसका मतलब है उसको कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हुआ है। तो ये आप कतई जहर साबित होगा आपके लिए, आप जहां भी देखोगे इसको कभी भूल नहीं सकते हैं आराम से। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा, और जो इनका जो ट्रीटमेंट होता है या इसका मैनेजमेंट होता है उसके लिए आपको हियरिंग एड यूज करनी होती है। और मार्केट में कई तरीके की अभी बहुत सी हियरिंग एड्स आ चुकी है, तो इसका जो मेनली ट्रीटमेंट होता है वो आपका क्या होगा कि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस का मेनली जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है हियरिंग एड्स का आप यूज कर सकते हैं। यानी अगर हियरिंग एड्स का यूज करोगे तो इसमें आपको और अगर मान लीजिए सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस का जो ट्रीटमेंट होता है वो कोक्लिया इम्प्लांटेशन होता है। यानी जो कोक्लिया था, ऑर्गन ऑफ कोल्टाई था या कोक्लिया का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है या इम्प्लांटेशन करना होगा या ट्रांसफर करना होता है, तो यह आपका
एक्चुअली टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसबाइक्यूसिस एंड प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया का मतलब होता है, मैं बात करूं कि प्रेसबाइक्यूसिस का मतलब होता है कि 45 साल की ईयर के बाद, यानी 45 साल के बाद में अगर किसी पर्सन में कान में जहां पर आपका डिजनरेशन होने लग जाता है या आपके पिगमेंट जमा होने लग जाते हैं, आपका जो इनर ईयर होगा और इनर ईयर में आपके जाकर के अगर कोई पिगमेंट जमा होने लग जाते हैं और उसकी वजह से हियरिंग लॉस देखने को मिलती है, तो उसे प्रेसबाइक्यूसिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपका क्या होगा, प्रेसबायोपिया। और प्रेसबायोपिया का मतलब होता है कि जब भी आपकी मोर देन 60 ईयर के बाद में आपकी जो रेटाइनल एयर होती है और रेटाइनल एयर में अगर पिगमेंटेशन का जमा होना लग जाता है या पिगमेंट जमा होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका ब्लाइंडनेस होता है उसे प्रेसबायोपिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रेसबायोपिया होगा और प्रेसबाइक्यूसिस यानी मोर देन 60 ईयर की एज में जो ब्लाइंडनेस होती है उसे क्या किसकी वजह से होगी, और ब्लाइंडनेस होती है वो आपकी पिगमेंट जमा होने की वजह से होती है। तो प्रेसबायोपिया का मतलब होगा कि 60 साल की उम्र के बाद में जब आपकी रेटाइना में पिगमेंट जमा होने लग जाते हैं तो उसकी वजह से जो ब्लाइंडनेस आती है और उस ब्लाइंडनेस को नाम दिया गया है, प्रेसबायोपिया के नाम से जाना जाता है। तो आई होप मैं आज आपको वापस से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अग्रिम बधाइयां देता हूं कि आप इसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तुरंत लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। देयर इज नो हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। यानी जितना ज्यादा आप कठिन परिश्रम करोगे, जितना आपका बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। यानी कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। जब भी लोग मिलेंगे आपसे तो कभी आपकी खैसियत नहीं, आप खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। इसलिए आपके अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, और स्टैंडर्ड तभी मेंटेन हो सकता है जब आप पढ़ लिख कर योग्य बनकर, जब नर्सिंग ऑफिसर बनकर 80,000 की आप सैलरी लोगे और ये दिनों दिन इसका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, तो एक लग्जरी लाइफ आपको जीने को मिलेगी। तो इसी के साथ में आज अपन इस टॉपिक की एंडिंग करते हैं। तो यानी कि श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है श्री कृष्ण ने कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो पहले सूरज जैसा तपना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम भी अपनी माँ के बेटे हैं, क्यों सोचे राज सरल होगा। हम भी अपनी माँ के बेटे हैं, क्यों सोचे राज सरल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा। और आप लगातार तरीके से, आप अपने दृढ़ निश्चय से, आप डिटर्मिनेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ अपनी पूरी पढ़ाई को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आपको एफर्ट लगाने हैं, आप भरपूर प्रयास करना है। तो मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। अगर चैनल या वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।